चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके साथ जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था कैपिटल गेन। इसमें हमने आपके साथ सेक्शन 45, सेक्शन 2 क्लोज 14, सेक्शन 2 क्लोज 47, सेक्शन 47 तक कवर कर लिया था। एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं और स्टार्टिंग से दोबारा से आज सेक्शन 47 को करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको कैपिटल गेन का मतलब बताया था। कैपिटल गेन का मतलब होता है कोई भी आप ऐसी असेट्स बेचते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर कवर होती है, उसे हम कैपिटल असेट्स कहते हैं। कैपिटल असेट्स का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई असेट्स खरीदी 20 लाख की, 30 लाख रुपए की उसे बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया आपका? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर एग्जाम्पल 2 में बात करें, हमने कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 लाख में बेच दिए, तो हमें 18 लाख में बेच दिया, हमें कितने का नुकसान हो? 2 लाख का। चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें गेन हो, तो उस केस में हम क्या अराइज करते हैं? कैपिटल गेन अराइज करते हैं। ये कभी नहीं सोचोगे अगर प्रॉफिट होगा तब भी कैपिटल गेन अराइज होगा, अगर लॉस होगा तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन को अराइज करना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था सेक्शन 14 क्लोज 1 चार्जिंग सेक्शन था, जो बताता एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which transfer took place। दो बातें इसमें जरूरी थी, पहले वो ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरी वो असेट्स हो और कैपिटल असेट्स हो, तभी क्या होगा? उसे ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर के लिए उन्होंने बताया कि सभी चीज वो आपकी कैपिटल असेट्स मानी जाएगी, चाहे वो आपके बिजनेस से कनेक्ट हो या आपके बिजनेस से कनेक्ट ना हो। बट इनको कवर नहीं किया जाएगा स्टॉक इन हैंड, एग्रीकल्चर, पर्सनल इफेक्ट, स्पेशल वीआर बॉन्ड और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। अगर आप इसे यूज भी करते हो तब भी इस पर आपको कैपिटल गेन देने की आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से अगर आप एफआई हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो, और आपको स्टॉक भी खरीदते हो सेल परचेज करने के मोटिव से भी, उसे भी क्या माना जाएगा? कैपिटल असेट्स माना जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया था। स्टॉक इन हैंड में किसी भी तरह का स्टॉक हो सकता है, अब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड हो। इस तरीके से पर्सनल इफेक्ट के अंदर हम कभी भी कवर नहीं करेंगे ज्वेलरी, आर्टियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये कहाँ नहीं मानी जाएगी? आपकी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड अगर अर्बन होगा, शहर के अंदर होगा, तो उसे एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे, लेकिन अगर रूरल गाँव में होगा तो उसे एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर आप कंटोनमेंट बोर्ड या फिर म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर आते हो और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तो उसे क्या माना जाएगा? स्पेसिफाई एरिया माना जाएगा। उसकी जो भी प्रॉपर्टी बेचोगे उस पर कभी भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप म्यूनसिपैलिटी या कंटोनमेंट जोन की लिमिट को बढ़ाते हो, मतलब 2 किलोमीटर तक के दायरे को बढ़ाते हो, तब ये लिमिट 10,000 से लेकर 1 लाख हो जाएगी। और अगर 6 किलोमीटर तक बढ़ाते हो तो ये 10 लाख तक हो जाएगी, और 8 किलोमीटर तक बढ़ाते हो तो ये 10 लाख तक हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद हमने सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर की बात की थी। अब ट्रांसफर किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आप सेल कर रहे हो, चाहे आप उसे एक्सचेंज में कर रहे हो, या फिर आप रिलिंग्विशमेंट, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, उसे भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। इसी तरीके से हमने इसके बाद जो हमने बात की थी वो था एग्जिस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि अगर किसी को अपना राइट सौंपना हो तो हम उसे भी क्या मानेंगे? ट्रांसफर। कई बार लोग बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते, उसको अपना राइट्स दे देते हैं कि आज से प्रॉपर्टी तेरी है। सरकार ने कहा आपने ऐसा कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इस पर क्या चाहिए होगा? आपसे कैपिटल गेन चाहिए होगा। वरना हर कोई क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा, लोगों को दे देगा और उसके बाद कहेगा कि सर हमने तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। सरकार ने कहा आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इस पर क्या राइज करेंगे? कैपिटल गेन राइज करेंगे। इसके बाद है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट अंडर एनी लॉ। अगर किसी लॉ के हिसाब से सरकार तुम्हारी प्रॉपर्टी को क्या कर रही? एक्विजिशन कर रही है, तो उसे भी क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी तरीके से कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ अ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन। अगर आप किसी भी कैपिटल नेचर के आइटम को किसमें कन्वर्ट करते हो? स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, उसे भी क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके बाद है जब मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आपने कोई जीरो कूपन बॉन्ड खरीदे और उसको रिडम्पशन करवा रहे हो, क्या उसकी मेच्योरिटी डेट पर क्या हो रहा है? वो आपको पैसा मिल रहा है, तो उसे भी क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन माना जाएगा। ये बातें कल हमने आपके साथ कवर कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं और अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं जो हमने कल
आपके साथ सेक्शन स्टार्ट किया था, और सेक्शन हमारा था 47, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कंसिडर एज अ ट्रांसफर। इन ट्रांजेक्शन को हम क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और जब ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसमें सबसे पहले बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। अगर कोई भी पार्टीशन होता है एचयूएफ का और उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी कैपिटल असेट्स मिलती है, उसे क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऐसे गुडविल, ऐसे आपको गिफ्ट, विल और इरेवोकेबल ट्रांसफर रूप में कोई भी चीज मिलती है, कोई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके फादर, आपकी मदर, चाहे कोई आपको विल, कोई जायदाद दे रहे हैं, तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसी तरीके से कल हमने बताया था कि कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अपनी कोई भी कैपिटल एसेट देती है, और होल्डिंग कंपनी के पास कितने परसेंट इक्विटी शेयर है, 100%, और ट्रांसफर कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी, तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन राइज नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो अपनी ही कंपनी की एक शेयर्स को दूसरी में ट्रांसफर कर रहा है। इन शॉर्ट अगर आप दूसरे लफ्जों में कहो तो कि मैं अपनी ही एक पॉकेट का पैसा निकाल के अपनी एक दूसरी पॉकेट में डालना, उसे हम क्या बोलेंगे, ये सब्सिडरी होल्डिंग टू सब्सिडरी, या फिर सब्सिडरी टू होल्डिंग। इसी तरीके से कोई एक कंपनी क्या हो रही है, दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो उस केस में भी कैपिटल एसेट्स राइज, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। बट एक कंडीशन है, ट्रांसफर कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ऐसी डीमर्ज कंपनी, दो कंपनी मर्ज होकर एक कंपनी बना रही है जेड लिमिटेड, इसमें भी अगर आप कोई भी कैपिटल असेट्स ट्रांसफर करोगे तो उसका कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। क्लियर, बेसिक बात है। इसके बाद बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंक, विजय बैंक, देना बैंक या अदर बैंक, किसमें मर्ज हो गए, एसबीआई के अंदर मर्ज हो गए, तो उस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। ऐसी कोऑपरेटिव बैंक किसमें जुड़ी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में जुड़ी आते हैं, उस पर भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या हो रही है, दूसरी फॉरेन कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है, तो उसके अंदर भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। बट एक बात याद रखना कि अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये फॉरेन करेंसी है या फॉरेन कंट्री है, इसमें हमारा क्या रोल है, देखो हमारा कोई रोल नहीं, लेकिन उन्होंने इंडिया के क्या खरीद रखे, शेयर खरीद रखे, क्या खरीद रखे, इंडिया के शेयर खरीद रखे, और वो उनकी बैलेंस शीट में असेट साइड में शो हो रहे। और जब एक बैलेंस शीट से दूसरी बैलेंस शीट में जाएगा तो उस बीच में क्या रह जाएगा, कैपिटल गेन। तो सरकार ने कहा कि अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरी फॉरेन कंपनी में एवेल्युएशन कर रही है तो उसके लिए दो बातें रखनी। सबसे पहले एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर होल्डर क्या होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए दूसरी कंपनी में, और वो कंट्री उस पर क्या चार्ज करती हो, कैपिटल गेन चार्ज ना करती। अगर वो नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कि सर 25% शेयर की कैसी रेशियो आएगी। आप ये मत सोचना उसके पास कितने रेशियो, शेयर होल्डर निकालने के लिए इसमें देखो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और 4 100 हो गया, 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 25। अगर इसमें एक्स भी जाएगा तब भी उसे क्या माना जाएगा, वो अन्वेषण कर सकते हैं। अगर वाई जाएगा तब भी, जेड जाएगा तब भी, और पी जाएगा तब भी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ वर्ड लिखा है 25% ऑफ शेयर। इसके बाद आता है फॉरेन डिमर्ज कंपनी, फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को बना रहे हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, इंडिया के शेयर होने चाहिए। इस केस में भी लिखा है शेयर होल्डिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू की बात करें कि तुम्हारे पास कितनी वैल्यू है, जैसे इस केस में शेयर की जेड के पास 60 है, हाँ यहाँ पर जेड वाई के पास 60 है और जेड के पास 20 है। अगर दोनों रेडी हो जाएंगे तो ये किसमें क्या कर सकते हैं, डिमर्ज कर सकते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी में। और सेम बात है, नो कैपिटल गेन टैक्स आर अराइज इन द कंपनी इन विच डिमर्ज कंपनी इज इनकॉर्पोरेट। और जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो कंट्री उस पर क्या चार्ज करती हो, कैपिटल गेन चार्ज नहीं करती हो, तभी अराइज होगा, अदरवाइज अराइज नहीं होगा। इसी तरीके से एक शेयर होल्डर अन्वेषण करके किसी दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। वन तो मैं किसी कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने अब शेयर नहीं ले रखे, तो मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर। अब मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ, किसी दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो उस केस के अंदर या दूसरी कंपनी में हमारी कंपनी को एक्विजिशन कर रही है या हायर कर रही है, तो उस केस में यहाँ पर शेयर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब तुम एक्स कंपनी में शेयर होल्डर थे, अब तुम वाई कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो। तो यहाँ दिखा है द ट्रांसफर इज मेड इन द कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम of any share in the amalgamated company where the amalgamated company itself is the shareholder। उस कंपनी में क्या बनना चाहिए, शेयर होल्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम इस कंपनी में शेयर होल्डर और वहां जाके तुम्हें कहते हैं तुम अपने पैसे लो, अपना काम खत्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा,
दूसरा लिखा था मिलिट्री कंपनी इन अ इंडियन कंपनी, जो कंपनी हो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है शेयर होल्डर, एक कंपनी का शेयर होल्डर दूसरी कंपनी रिजल्टिंग कंपनी में क्या बनना चाहिए, शेयर होल्डर बनना चाहिए, तभी अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं। 12 पॉइंट आता है सिक इंडिया कंपनी। आपको पता है इन कंपनी भी ना बीमार होती है, क्या होती है, कंपनी भी बीमार हो जाती है, उसके लिए बनाया है सिक्का 1985 एक्ट बनाया गया है। कई बार क्या होता है कंपनी सिकनेस में चली जाती है, जैसे क्या है, मान लो आपके पास कोई भी असेट्स है, क्या है, आपके पास कोई भी असेट्स है, ये कहाँ गया? ये रहा। मान लो आपके पास कोई भी असेट्स है जिसकी कीमत इक्विटी शेयर 100 रुपए, कितना इक्विटी शेयर 100 रुपए, और आपका प्रॉफिट कितने पे जा रहा है, कई बार आपका प्रॉफिट 100 रुपए 99 रुपए पे आ गया लॉस पर, 100 रुपए लॉस पे आ गया और 400 रुपए लॉस पर आ गया। अब तुमने देखा यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मतलब बिजनेस लॉस पे जा रहा है, उस बिजनेस को सिकनेस से दूर करने के लिए तुमने एक असेट्स को बेच दिया ताकि पैसा आ जाए, पैसे आने से मैं एक नई मशीन लाऊंगा, प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, इससे मेरा काम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर आप सिकनेस के दौरान क्या करते हो, किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, तो उस पर कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। कैसे पता चलता है कंपनी में, अगर वो अपनी इक्विटी रेशियो, जैसे मान लो उसकी शेयर रेशियो 100 है, अगर वो 100 से ऊपर लो जाता है तो क्या है, कंपनी बीमार है। उसे ठीक करने के लिए कंपनी क्या करेगी, अपनी कोई भी असेट बेचेगी, उस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। ये सिक्का 1985 एक्ट बताता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी कंपनी का डिवेंचर या बॉन्ड दूसरी कंपनी में क्या बनते हैं, शेयर या डिवेंचर बनते हैं, तो उस पर भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी इनटू शेयर और डिवेंचर ऑफ दैट कंपनी इज एग्जिस्ट। एक कंपनी में आप डिवेंचर थे, एक कंपनी में आप बॉन्ड था आपके, आप दूसरी कंपनी में क्या बन रहे हो, शेयर या फिर बॉन्ड बन रहे हो, तो उस केस में कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसी तरीके से आपके पास प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसके अंदर वोटिंग का राइट नहीं होता। शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, एक होते हैं इक्विटी शेयर वाले। इक्विटी शेयर के पास राइट्स होता है कोई भी डिसीजन लेने का, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, कोई राइट नहीं होता। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटी शेयर के अंदर हो रहे हैं, तो उस केस में क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसके अंदर एक केस फ्लो है बहुत फेमस, अनारकली और साराभाई का। कौन सा केस है, अनारकली और साराभाई का केस है, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं तो उस केस में क्या राइज नहीं होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। इसी तरीके से आता है नेक्स्ट टॉपिक, मेंबरशिप राइट बाय मिस्टर एक्स। अगर मैं किसी को अपना मेंबरशिप राइट दे रहा हूँ तो उस पर कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। आपको ये नहीं कि मेंबरशिप में किसी जिम की बात कर रहा हूँ कि आप जिम में गए वहाँ की मेंबरशिप किसी को पसंद करो, नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप बहुत इजी तरीके से नहीं मिलती, उसमें बहुत टाइम लगता है और उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है और उसके बाद जाके आपको मेंबरशिप राइट मिलता है। और अगर वो मेंबरशिप किसी राइट्स को आप किसी और को ट्रांसफर करते हो तो उस पर क्या नहीं राइज होगा, कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन ही ये बोलता है कि इन चीज़ों पर क्या नहीं राइज करेंगे, हम कैपिटल गेन राइज नहीं करेंगे। इसके बाद आता है रिवर्स चार्ज मॉर्गेज। आप इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे जीएसटी में। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये टॉपिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जो आरसीएम के नाम से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये टॉपिक है रिवर्स चार्ज मॉर्गेज के नाम पर। कई बार आप लोगों ने देखा है जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी, वो परेशान रहते हैं और अपने घर में परेशान रहते हैं और कुछ भी मतलब सही से उनके साथ नहीं होता। उनकी एज 70 साल के अराउंड है तो ये सोचते हैं करें तो क्या कर सकते हैं। फिर किसी ने इनको बताया कि सर आपके पास एक राइट्स है, आप उसे यूज कर सकते हैं। राइट्स क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर है, प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, आप प्रॉपर्टी के कागज लीजिए, बैंक में जाइए और बैंक से कीजिए बैंक के मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, XYZ अमाउंट की है। तो उस केस में आप क्या करो, ये प्रॉपर्टी रख लो और हर महीने मुझे क्या दे दो, पेंशन दे दो, जिससे मैं अपनी लाइफ जब तक भी जीऊँ अच्छे तरीके से जी सकूँ। तो ये बैंक इसको पेपर देगा, ये बैंक को पेपर देंगे और बैंक से कहेंगे सर मुझे रिवर्स चार्ज मॉर्गेज दे दो, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक आप मुझे पेंशन दो और जब मैं मर जाऊं तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी को लेना चाहेगा तो जितने पैसे मैंने यूज करे वो उतने पैसे देगा, उसके बाद उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो वो स्कीम ले सकते हैं और इस केस में अगर वो
ये बुजुर्ग आदमी अपनी प्रॉपर्टी बैंक को ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या नहीं माना जाएगा, कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा। और ये रियलिटी है, बहुत जगह ऐसा होता भी है। और आपके नियर बाय भी कोई ऐसा परेशान हो तो आप उसे इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं कि आप अपनी पेपर बैंक में लेकर जाइए और एक स्कीम बना लीजिए। वो आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन जब आप एक्सपायर हो जाएंगे तो जो भी आपसे वो पेपर लेने आएगा बैंक से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन अमाउंटों को चुकाना पड़ेगा। अगर वो अमाउंट चुका देते हैं तो ठीक है, नहीं चुकाते तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेगा। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है या फिर उनको बुरा फील होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी में या हमारे नियर बाय हमारे रिलेटिव में बातें गलत की जाएंगी, तो इसलिए कुछ लोग आगे भी नहीं आते। बट अगर जिसके साथ हो रहा है, मे बी अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होती। अगर कोई एजेड बंदा है, एजेड का मतलब सीनियर सिटीजन हो गया जिसकी एज 60 साल से अबव है। अभी तक जितनी बात थी वो तुम्हारे काम की बिल्कुल नहीं थी, मतलब काम की ऐसा तो नहीं कह सकता काम की नहीं है, बट ये कि कहीं कहीं आपको यूज करने को मिलेगी और कहीं कहीं यूज करने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो बातें आपकी आ रही है वो हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिल जाए और आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट रखती है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट होती है या कोई पार्टनरशिप को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है, तब उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, टेक ओवर का मतलब होता है या कंपनी को हायर करने का मतलब होता है कि उस कंपनी की सारी लायबिलिटीज और सारी असेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम कहो नहीं से हमें तो ट्रांसफर करना है लेकिन हम असेट्स करेंगे लायबिलिटीज नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जिस दिन भी आप ट्रांसफर हो गए उस दिन आप उस कंपनी के जो पार्टनर्स है, जिस पार्टनरशिप में आप क्या बन जाओगे, आप शेयर होल्डर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। और जो अब बातें बता रहा हूँ 3-4 पॉइंट के अंदर कॉमन बातें रहेगी। द पार्टनर ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी, जो पार्टनर थे वो कंपनी में क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। पार्टनर ऑफ फर्म इज नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी। और उन पार्टनर के पास कितनी वोटिंग पावर होनी चाहिए, 50% की वोटिंग पावर होनी चाहिए। और वो उसको कितने साल तक मेंटेन करके चलेंगे, 5 सालों तक मेंटेन करेंगे, जिस समय से वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहे। दूसरी बात, द पार्टनर ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉर्म और मैनर अदर देन बाय वे ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन द कंपनी। किसी भी तरीके से जो पार्टनर हो उनको क्या नहीं दिया जाना चाहिए, कोई और भी बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। ठीक है। तीसरा, ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म immediately become the succession, become the shareholder of the company in the same portion of in which their capital account should in the books of account firm on the date of succession। कह रहा है कि आप उसी दिन से उसी रेशो में उसी पोर्शन के अंदर कंपनी में कन्वर्ट होगी जिससे आप पार्टनरशिप फर्म में थे। अगर आप एक पार्टनरशिप में 4 लोग थे, एक के पास 25% था, एक के पास 30% था, एक के पास 10% था, एक के पास बचा हुआ अमाउंट था, तो उसी रेशो में आप क्या करोगे, कंपनी में कन्वर्ट होगी। बेसिकली होता क्या है ये ट्रीटमेंट, कई बार लोग पार्टनरशिप कंपनी चला रहे होते हैं, उनको लगता है यार अब हमारी सेल ज्यादा हो रही है या हमारा टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ना हम अब पार्टनरशिप से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो कंपनी में कन्वर्ट होते हैं तो उनको यही ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 47 के हिसाब से। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर कैपिटल गेन राइज हो जाएगा, उनको काफी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार आप लोगों से कोई क्वेश्चन भी पूछेगा, यार मैं अगर पार्टनरशिप से कंपनी में कन्वर्ट होता हूँ तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो आप उनको यही बताओगे कि सबसे पहले जब आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपकी सारी लाइबिलिटीज सारी एसेट ट्रांसफर होगी। दूसरा, आप जिस दिन से भी ट्रांसफर होगे आपके पास 50% का वोटिंग राइट होना चाहिए और आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते या उसे ज्यादा कम नहीं कर सकते 5 सालों तक। दूसरा, आपके पास कम से कम आपको किसी तरीके का और कोई बेनिफिट नहीं दिया जाए, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और तीसरा, आप उसी रेशियो में कंपनी में कन्वर्ट हो गए जिस रेशियो में आप फर्म में थे। इसी तरीके से अगर कोई प्रोप्राइटरशिप किसमें कन्वर्ट होती है, कंपनी में कन्वर्ट होती है, तो कॉमन सी बात आप फॉलो करोगे, ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सोल प्रोप्राइटर concern relating to the business immediately become the succession, become the assets and liabilities of the company। उसके पास कितने परसेंट की शेयरिंग होल्डिंग होनी चाहिए, 50% की वोटिंग राइट होनी चाहिए और उसे किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए।
अगर कोई कंपनी किस में कन्वर्ट होती है, एलएलपी में कन्वर्ट होती है। किस में होती है, एलएलपी में कन्वर्ट होती है। तो काफी ज्यादा इसमें कंडीशंस है। सबसे पहले सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू द बिजनेस इमीडिएटली बिकम द कन्वर्जन शेल बिकम द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। जिस दिन तुम कन्वर्ट होगे उस दिन से तुम्हारी कंपनी की जो भी एसेट्स होंगी वो सब किसकी बन जाएगी, एलएलपी कंपनी की एसेट्स बन जाएगी। ऑल द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इमीडिएटली बिकम द कन्वर्जन बिकम द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। और उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, वो पार्टनर। अभी तुम कंपनी में शेयर होल्डर हो, लेकिन एलएलपी में क्या बन जाओगे, आप पार्टनर बन जाओगे। क्लियर है। इसी तरीके से उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो से आप कंपनी के अंदर थे। इसके बाद द शेयर होल्डर को कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जब वो कंपनी में पार्टनर बनेंगे। और जो तुम्हारे पास क्या होगा, द एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ शेयर होल्डर कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 50% एलएलपी शुड बी कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द कन्वर्जन। कह रहा है कि आपको कम से कम 50% तक का क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखकर चलना पड़ेगा। दूसरा, कि आप जब भी ये कन्वर्ट करोगे तो आपकी सेल्स 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द टोटल ऑफ सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव इन बिजनेस ऑफ कंपनी इन एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शुड नॉट बी एक्सीड Rs 6 लाख रुपीज। एंड क्या आपकी टर्नओवर क्या नहीं होनी चाहिए, 60 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और दूसरी क्या लिखा है, द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर of LLP should not withdraw the accumulated profit as on the date of the conversion, including reverse reserve of the company for a period of 3 years from the date of conversion। बेसिकली होता क्या है कि आप सभी को बता दूं, अगर कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉफिट होता है वो सब एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब आपने नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में देखा होगा कि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने प्रोप्राइटर में देखा होगा कि कोई प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें हर साल पैसा जुड़ता जाता है। अब मान लो आपकी कंपनी कई सालों से चल रही थी और आज वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही, तो आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है उसे आप 3 सालों तक विड्रॉ नहीं कर सकते। कई बार लोग इसी प्लानिंग के थ्रू इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इस पॉइंट को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया कि आप उसे क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल वैल्यू ऑफ असेट एज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग इन व्हिच कन्वर्जन टुक प्लेस शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। अगर आपके पास किसी भी 3 सालों में प्रॉपर्टी कैपिटल असेट 5 करोड़ से ज्यादा की होगी तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। कन्वर्जन के लिए आपकी टर्नओवर 60 लाख से कम होनी चाहिए। आपके पास जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है आप उसे 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कोई असेट्स 5 करोड़ से ज्यादा के किसी भी साल के अंदर, तब भी आप एलएलपी में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो यही सारी कंडीशन यहाँ पर लिख सकें कि बैलेंस शीट में नॉट लेस देन 50% से ज्यादा जाना चाहिए। दूसरा, ऑल असेट नॉट ग्रेटर देन 5 करोड़, टर्नओवर नॉट ग्रेटर देन 6 लाख एनी 3 प्रीवियस ईयर, और रिजर्व एंड सरप्लस नॉट विड्रॉ इन 3 ईयर। दिस फंड कैन नॉट बी विड्रॉ विद इन 3। तो वो सारी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ कवर कर ली। अब पॉइंट, और हम ये अब कंसिडरेशन का या जो ट्रांसफर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद हमें कोई पॉइंट और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एनी कैपिटल असेट्स रिलेटिंग टू सेक्शन 115 AC। अगर कोई नॉन रेजिडेंस किसी नॉन रेजिडेंस को क्या ट्रांसफर करता है, एडीआर, जीडीआर या एफसीसीबी, जिसे बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसीव, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगर आप एक इंडियन कंपनी और तुम चाहते हो कि मेरे पास फॉरेनर का कोई पैसा आए तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, शेयर को इशू करना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका में कोई शेयर इशू करते हो तो उसके लिए आप एडीआर यूज करोगे। अगर आप ग्लोबली यूज करना चाहते हो अमेरिका के अलावा तो उसके लिए आप जीडीआर यूज करोगे। और अगर आप शेयर और जीडीआर यूज नहीं करना चाहते और आप अपनी कंपनी में किसी को राइट्स नहीं देना चाहते तो आप क्या इशू कर सकते हैं, डिवेंचर, जिसके लिए आप क्या यूज करोगे, एफसीसीबी यूज करोगे।
फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब हो सकता है एक ADR 5 शेयर के बराबर हो सकता है कि एक GDR 4 शेयर के बराबर, लेकिन इस पर कैपिटल गेन कभी अराइज नहीं होगा अगर नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करता है। मैं विदेशी हूँ, मैंने आपके बॉन्ड ले रखे, मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो भी विदेशी, तब भी राइज नहीं होगा। आप भी विदेशी हो, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तब भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। लेकिन किसी विदेशी ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट उसको किसको ट्रांसफर कर देता है, रेजिडेंट को ट्रांसफर कर देता है, तो उसका क्या राइज हो जाएगा, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। नो कैपिटल गेन अराइज एंड चार्ज कैपिटल। ठीक है, आ जाए, बस इतना ही करते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो बात करता है सेक्शन 48, जो बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। हर एक टॉपिक हमें कैलकुलेशन बताता है कि आपको कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मतलब हर एक हेड ऑफ इनकम हमें बताता है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ने भी हमें बताया था सेक्शन 23 कि आप किस तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करोगे। उसमें आपको जीवी निकालना था, उसके बाद उसमें म्यूनसिपल टैक्स को माइनस करना था, फिर NAV आता, फिर 30% की डिडक्शन लेनी थी, अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो ले लो, और उसके बाद आपको था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसी तरीके से आपको क्या करना है, कैपिटल गेन को भी कैलकुलेट करना है। तो उसका बात की जाती है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। जैसे इसमें परचेज असेट्स कितने किए, 10 लाख। मैं बता दूं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 48 की बात कर रहे हैं। इसमें 5 प्रोविजो होते हैं। कितने प्रोविजो होते हैं, 5 प्रोविजो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से होते हैं। मतलब हम 5 तरीके से या 5 मेथड है कम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने की। एक सिंपल एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, हमने कोई परचेज करी 10 लाख रुपए की, सेल करी 18 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी में तुमने एडिशन क्या किया। कई बार हम किसी की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी सही नहीं होती, उसमें हमें रेनोवेशन करवानी पड़ती है या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब होता है कि उसे बेचने के लिए आपने कितना पैसा खर्चा किया। तो इसका जो मेथड होगा, सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर आपका फाइनेंशियल ईयर, फिर आपका असेसमेंट ईयर, फिर यहाँ पर आएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18 लाख की बेची, माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख की, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लाख की, और एक्सपेंस होली और एक्सक्लूसिव इन दैट कनेक्शन विद द सच ट्रांसफर कैपिटल, तो 50,000। तो नेट क्या आ गई, 5,50,000। अब इसमें हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी हो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और ये लॉन्ग टर्म भी होती है। अगर शॉर्ट टर्म होगी तो इसे बोलोगे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉन्ग टर्म होगी तो आप इसे क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है, कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म है? तो उसके लिए हमें जो पॉइंट पढ़ना है, वो पॉइंट या जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 42A है, जो हमें क्या बताती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में बताती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हम किसको कहते हैं। तो उसने बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स means any capital asset of which the period of holding is not more than 36 months just before the date of transfer is called short term capital gain। कहने का मतलब सिंपल सा है, वो कोई भी एसेट जिसे आप 36 महीनों से कम यूज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उससे ज्यादा होल्ड करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद रखेंगे इस बात को। अब अब कहता है कि सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मानेंगे लॉन्ग टर्म। मान लो हमने कोई एसेट 1/4/2015 को खरीदी है, उसे सेल कब करी, 31/3/2017 को। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी आ गई, 1/4/2015 से लेकर 30/3/2017 तक। क्या इसे 36 महीने से ज्यादा हो गए, 1/4 से 1/16 तक 12 महीने, 1/16 से 1/17 तक कितने महीने हो गए आपके, 24 महीने हो गए, तो कवर नहीं किया जाएगा, क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा 1/4 से कितना, 15, तो इसमें कितने महीने हो गए, 17 महीने, 36 महीने हो गए। लेकिन उसने क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 36 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ द ट्रांसफर, और यहाँ पर लिखा है नॉट मोर देन, क्या होना चाहिए, अगर नॉट मोर देन महीने से ज्यादा होनी चाहिए। तो दूसरा ये भी क्या बन जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और लास्ट वाला देखो 1/4 से लेकर, क्योंकि अगर आपने 31 तारीख को ट्रांसफर करी, वो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आपका 35 मंथ कहलाएगा, तो उसका शॉर्ट टर्म है। लेकिन इसमें ध्यान दो 1/4 से लेकर कब तक खरीदी आपने,
1/4/2015 से 1/4/2018 तक कितने महीने हो गए? 36 महीने। तो ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि उसने बोला 36 महीने से ज्यादा होना चाहिए एक दिन में। 36 महीने एक दिन हो गया तो लॉन्ग टर्म। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा लास्ट वाले में। 1/4 से 2/4। ठीक है, चलो समझ आ गया। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपकी जो 36 महीने की टर्म्स एंड कंडीशन है वो 12 महीने और 24 महीने की हो जाएगी। इस केस पर लिखा सेक्शन 2 क्लोज 42A period of holding not more than 36 months just before the date of transfer। 36 महीनों कितने महीने मान लेंगे? 12 महीने। कैसे? अगर आपके पास कौन से अनलिस्टेड शेयर हैं? कौन से हैं? अनलिस्टेड शेयर। आप सभी को बता दूं अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने स्टॉक को, अपने शेयर को क्या नहीं कराया, रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो क्या कहलाएगा? अनलिस्टेड शेयर। और अगर आप उसे बेचोगे और वो 24 महीने से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और 24 महीने से कम होगा तो क्या कहलाएगा? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी तरीके से आप क्या करते हो? आ सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर आपने अपने शेयर को किस में कन्वर्ट कर रखा है? सिक्योरिटी या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करा रखा है, तब उसमें कितने महीने हो जाएंगे? 12 महीने। अगर आपके पास क्या है? इक्विटी ओरिएंटल फंड है। क्या है? इक्विटी ओरिएंटल फंड है, तब भी कितने पास हो जाएंगे? 12 मंथ। और अगर आपके पास यूटीआई होता है, यूनिट यूटीआई होता है, क्या था? यूनिट ऑफ यूटीआई। यूटीआई जैसे म्यूचुअल फंड चलता है ना, उसमें यूटीआई होती है, यूनिट्स होती है, उसमें शेयर नहीं होते। क्या होते हैं? यूटीआई होती है। तो अगर आप वो खरीदते हो, उसे बेचना चाहते हो कितने महीने से पहले? 12 महीने से, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। उससे ऊपर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। और इसी तरीके से एक बॉन्ड आता है जिसका नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आप इसे बेचते हो 12 महीने से कम तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलें, अब हम बात करते हैं प्रोविजन की। किसकी बात करते हैं? प्रोविजन। क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एप्लीकेबल होगा। नहीं कह रहे लॉन्ग टर्म पर ही हम किसका बेनिफिट देंगे? इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, अदरवाइज नहीं। अभी हम जो बात करें वो फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 48 है। इसकी बात कर रहा है सेक्शन 48 का प्रोविजो। अगर कोई नॉन रेजिडेंस है, कौन है? अगर कोई नॉन रेजिडेंस है, क्या वो इंडिया कंपनी के क्या खरीदता है? शेयर खरीदता है। इंडिया कंपनी के क्या खरीदता है? बॉन्ड खरीदता है। और उसे क्या करता है? ट्रांसफर। तो उस पर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी minus cost of acquisition convert into foreign currency minus transfer expense convert into foreign currency। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाए तो convert into Indian company। पहले फॉरेन में कन्वर्ट करो फिर इंडिया में। अब क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम हाउ टू कन्वर्ट एंड सोल्यूशन रूल 115A कन्वर्जन रूल। इसके लिए हमें कौन बताता है? कन्वर्जन रूल बताता है। क्या बताता है? कन्वर्जन रूल बताता है। ठीक है, कन्वर्जन रूल क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। कन्वर्जन रूल कहता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कि जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो, सर TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2 करना है। सर TTBR क्या होता है? TTBR का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। और TTRS का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। जो एक रेट होता है ना, जैसे अभी डॉलर का रेट चल रहा है आज की डेट को, उसे हम बोलते हैं TTBR बाइंग रेट। आपने खरीदा कितने पर और आपने उसे बेचा कितने पर, TTSR। तो यहाँ पर आप निकालोगे वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का आप बेच रहे हो, तो TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2, तो वो क्या आ जाएगी? जिस दिन आपने उसे बेचा। फिर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन TTBR प्लस TTSR, तो डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। और एक्सपेंस के लिए TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2 डेट ऑफ ट्रांसफर। और जो भी निकल के आएगा फिर से आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे इंडिया के हिसाब से। और कैसे करोगे? कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी TTBR से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? एज ऑन डेट ऑफ
ट्रांसफर, जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी। क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट, इनको कभी नहीं क्या करेंगे, इसमें क्या कवर होंगे, नॉन रेजिडेंट इंक्लूड फॉरेन कंपनी, डिवेंचर इंक्लूड बॉन्ड, डज नॉट इंक्लूड यूटीआई और बिजनेस ट्रस्ट, इन दोनों को कवर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से करा सकते हैं आप हमें, आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें एक मिस्टर एक्स है, जो कौन है, अमेरिकन सिटीजन है। उन्होंने क्या करा, एक इन्वेस्टेड करा है 1/5/2015 को, उसने शेयर खरीदने कितने के, 10 लाख के, उसने ट्रांसफर कर दिए कब, 30/8/2017 को 18 लाख रुपए के, और एक्सपेंस कितना आ गया, 5/9 में आपका 1 लाख रुपए का आ गया। यहाँ पर हमें TTBR का रेट दे रखा है, $1 का 50 रुपए है, और यहाँ पर TTSR का $1 का कितना रेट है, 54 रुपए। 1/4 का, 30/8 का 60 64, 5/9 का 60 65, और 3/3 का 65 और 70। हम क्या करेंगे यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/4/2015 से लेकर 29/8/2017, और क्या मानेंगे इसे हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का बेचा, 18 लाख का। उस दिन की क्या रेट था, 60 प्लस 64 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 29,033, ये डॉलर में रेट आ गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख थी, तो 50 प्लस 54 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 19,230, और एक्सपेंस कितने का था, 1 लाख का, तो 64 प्लस 60 प्लस 64 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1613, और सबको घटाने के बाद जो निकला वो क्या निकला, 8190, इतने का आपके पास डॉलर का रेट आ गया। और किस दिन आपका डॉलर का रेट था, 5/9 को, 5/9 का रेट क्या है, बाइंग रेट 60 रुपए, तो 60 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया के हिसाब से कितना आ जाएगा, 4,91,400 रुपए। ये 50 + 54 60 + 64 क्या कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन, 18 का सेल किया है ना उसने, ध्यान दो ना, ये 18 लाख कह रहा ना, 18 लाख कब बेचा है, 30/8 को, और 30/8 को वैल्यू क्या है TTBR की, 60 प्लस 64, ठीक है, तो वही लेंगे ना, TTBR डिवाइड बाय 2 था, तो वही ले रहे हैं, TTBR प्लस TTSR डिवाइड बाय 2। चलो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट नोट, सम रूल अप्लाई ऑन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर ये एसेट्स लॉन्ग टर्म होती सब भी सेम ट्रीटमेंट किया जाता, लेकिन बस कंडीशन ये है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन नॉन रेजिडेंट इंडिया के शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है या डिवेंचर खरीदता है, तो उसमें ये सेक्शन प्रोविजन 1 को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 48, जो किसकी बात करता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट, किसकी बात करता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट। और आज कोई भी इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है तो ये वाला रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है। जैसे इंडेक्सेशन बेनिफिट, अब अगर मान लो कोई असेट आपने 2003 में 30 लाख की खरीदी और आपने 2017 में 1,30,00,000 की बेच दी, तो आपके अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ रुपए का। लेकिन जबकि ऐसा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन होता अगर ये सा, अगर आप यही प्रॉपर्टी जो 30,000 की आज खरीदते, हो सकता है वो इंडिया के हिसाब से आज की रेट क्या होती है उसकी, 80 लाख रुपए, कितने की होती, 80 लाख की। और इस केस में आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 50 लाख का, लेकिन आप हमसे मांग कितने का, 1 करोड़ रुपए। सरकार ने कहा हम तुम्हें किस चीज का बेनिफिट देंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे। क्या देंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, जिसके अंदर आप ये पता कर सकते हो कि आज जो मैं प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ इसका रेट आज के दिन कितना होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये किस पे अप्लाई होगा, ओनली ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अराइज होगा, शॉर्ट टर्म पे अराइज नहीं होगा। वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का आप बेच रहे हो, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीसीआई। सीआई का मतलब होता है उस साल जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या जिस साल आप बेच रहे हो उस साल का इंडेक्सेशन रेट क्या है। जैसे अगर मैं आगे लेके चलूँ, सरकार ने एक रूल बना रखा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी 2003 में खरीद रही थी तो उसका क्या था, 105 है, और आपने बेची कब है, 2017 में, तो 2017 का कितना है, 272, कितना है, 272। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 लाख की खरीदी, 030 इंटू 272 डिवाइड बाई 109, तो कितना आ गया, 74,86,200। ये हर साल का आता है,
जैसे अभी तक मैंने 17-18 का लिखा है, इस समय आप 22-23 का 317 है, कितना आ गया 317। तो अगर आज के दिन बेचते तो 30 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 100, तो आज के हिसाब से जो होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या लगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने की वो डाल देंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने जो भी खरीदी उस दिन का आप ले लेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी आपने इम्प्रूवमेंट कराया वो डाल देंगे, और एक्सपेंस होली और एक्सक्लूसिव इन द कनेक्शन विद ट्रांसफर। सेम रूल चलेगा आपका, क्या कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, जिस साल उसका इंडेक्सेशन होगा, और डिवाइड कर दोगे जिस साल आपने उसे खरीदा होगा उसका इंडेक्सेशन से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो जिस साल आपने पैसा खर्चा किया वो वैल्यू आ जाएगी उस साल की, मल्टीप्लाई आज जिस साल आप बेचे प्रॉपर्टी उससे गुना कर दोगे, और डिवाइड बाय किससे कर दोगे, CI फॉर या इन विच इम्प्रूवमेंट वाज मेड, जिस साल आपने उसका क्या किया है इम्प्रूवमेंट मेड किया, ठीक है। तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अब आपके हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत कितनी की, 55,13,762, क्लियर, इसे इंडेक्सेशन कहते हैं। अब सर हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे पता चलेगा और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 55 पढ़ेंगे, क्लियर। थर्ड प्रोविजन कहता है नो इंडेक्सेशन और डिवेंचर एंड बॉन्ड, कह रहा है कि हम कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, किस पर, बॉन्ड और डिवेंचर पर, क्या करेंगे, इन दो पर हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन किस पर देंगे हम, अगर वो कैपिटल गेन इंडेक्स बॉन्ड हो, अगर उसका नाम ही क्या हो कैपिटल गेन इंडेक्स बॉन्ड हो, तब हम उसका बेनिफिट देंगे, या फिर हम किसका बेनिफिट देंगे, सॉल्वर्स गोल्ड बॉन्ड का आपको बेनिफिट देंगे, अगर आप ये खरीदोगे तब हम उसका बेनिफिट। बेसिकली होता है कि सरकार कहती है आप फिजिकल हमसे गोल्ड मत खरीदो, हम तुम्हें एक पेपर देंगे वो तुम्हारा गोल्ड का काम करेगा, आज जिस रेट से हमसे खरीदोगे और फ्यूचर में जिस रेट से बेचोगे गोल्ड के रेट से, वही तुम्हारा एक्चुअल कहलाएगा। मतलब सरकार को डर लगा रहता है, तुम अगर गोल्ड खरीदोगे तुम्हारे घर में चोरी रहेगी, या आपको डर लगा रहता है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद कोई गोल्ड खरीदता हूँ कल को चोरी हो जाएगा, कोई चुरा लेगा, कुछ कर लेगा, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम, तो तुम सरकार के पास जाओ, सरकार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, सरकार कहेगी किसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे, गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दे, और मुझसे तू क्या ले ले, एक पेपर ले ले, और मैं आज की डेट का रेट लिख दूंगा और जिस दिन तू बेचेगा उस दिन का रेट डाल दूंगा, ठीक है, जो भी वैल्यू उस दिन की होगी उस पर हम क्या कर लेंगे, इंडेक्सेशन कैलकुलेट करके तुम्हें बेनिफिट दे देंगे। प्रोविजन आता है सेक्शन 48 का फोर्थ प्रोविजन, कहता है कि अगर तुम्हारे पास क्या है, रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, जैसे अभी देखा है कि अमेरिका वाले बॉन्ड इशू करते रहते हैं, अपनी डॉलर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ये बात आरबीआई ने भी नोटिस करी कि यार हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, हम क्यों नहीं करते, सरकार ने भी एक बॉन्ड इशू किया जिसका नाम क्या रखा, रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड, और सरकार ने कहा कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी क्या करती है, इस बॉन्ड को खरीदती है और उसके बीच में कैपिटल गेन अराइज होगा तो उसे कैपिटल गेन नहीं माना जाता। लिखा है द आरबीआई हैज रिसेंटली परमिटेड इंडियन कॉर्पोरेट टू इशू रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया एज द मेजर टू अनेबल द इंडियन कॉर्पोरेट टू राइज फंड फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन लोगों को बाहर का फंड चाहिए तो उसके लिए वो क्या इशू कर सकते हैं, रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विद अ व्यू to provide relief to non-residents investor who bear the risk of currency. It's provide that capital gain arising in case of the appreciation of the rupees between date of issue and date of redemption against foreign currency in which the investment is made shall be exempt from the कैपिटल गेन। इसका मतलब है कि अगर तुम आज रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो और कल उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके बीच में जो भी वैल्यू आई उस पर जो भी कैपिटल गेन राइज होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट प्रोविजन आता है फिफ्थ प्रोविजन टू सेक्शन 48, नो डिडक्शन एसटीटी एज अ एक्सपेंस, कभी भी तुम्हें खर्चों का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपको पता है कि आप अगर कोई भी शेयर आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हो तो उस पर एक ड्यूटी लगती है जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रांसफर टैक्सेस, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये आपको कौन बताता है, फिफ्थ प्रोविजन। तो अभी तक हमने आपके साथ बात करी सेक्शन 41 जो चार्जिंग सेक्शन बताता है, सेक्शन 2
240 जो आपको कैपिटल असेट्स के बारे में बताता है, सेक्शन 247 जो ट्रांसफर के बारे में बताता है, सेक्शन 47 जो नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, जिसे आप ट्रांसफर नहीं मानोगे, और सेक्शन 48 हमें बताता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल असेट, जिसमें प्रोविजन 1 में हमें बताया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंस क्या करता है, इंडिया के शेयर को सेल करता है, तो उस पर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके लिए हमने आपको TTBR और TTSR के बारे में बताया है। इसी तरीके से सेकंड प्रोविजन के अंदर बताया है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। थर्ड में बताया कि हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप क्या खरीदते हो, अगर आप खरीदते हो क्या कैपिटल गेन इंडेक्स बॉन्ड खरीदते हो तब आपको बेनिफिट देंगे, सॉल्वेज गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तब आपको बेनिफिट देंगे। फोर्थ के अंदर अगर आप रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदते हो और उसके बीच में जो भी कैपिटल गेन राइज होता है उससे क्या कर दिया जाएगा, एग्जाम। और फिफ्थ में बोला है कि हम आपको किस चीज का बेनिफिट नहीं देंगे, एक्सपेंस जो भी करते हो बॉन्ड को खरीद, शेयर को खरीदने में, बॉन्ड में करते हो, एससीडी का आपको बेनिफिट नहीं देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। देखो अगर किसी को भी किसकी वैल्यू पता करनी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसे सेक्शन 55 पढ़ना पड़ेगा, जो हमें क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब मैंने बताया ना, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो उसमें आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन केस में जो आपकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ऑलवेज क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। द फॉलोइंग केस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी नील। क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल क्या है बिजनेस की, जितनी भी बढ़ती है वो ऑलवेज क्या होगी, नील होगी। दूसरा, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपके पास कोई राइट है, क्या है, कोई राइट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस पर भी क्या नहीं राइज होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। या आपको राइट को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने उस पर कोई भी खर्चा किया है, तो उसे उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग। आर्टिकल मतलब कोई वस्तु और थिंग मतलब कोई सर्विस को लेकर कुछ भी आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस पर क्या नहीं दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इन अदर केसेस, इसके अलावा केसेस होंगे, इनके अलावा केसेस होंगे, इफ इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 से, क्या लिखा है, इफ इनकर्ड बिफोर कब, 1/4/2001 से पहले, तो ऑलवेज क्या होंगे, नील होंगे। और उसके बाद क्या गया है, तो शैल बी कंसिडर, तो उसे क्या करना, आप कंसिडर करना है। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है जो 1/4/2001 के बाद खरीदी गई है या उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो उस पर क्या करना, जो भी उसे कंसिडर करके चलना। चलें आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। देखो प्रॉपर्टी चार तरह की होती है। पहली होती है सेल्फ जनरेटेड एसेट। सेल्फ जनरेटेड एसेट का मतलब है जिसे हम खुद जनरेट करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, खुद जनरेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। दूसरा होता है शेयर और सिक्योरिटी। तीसरा होता है बोनस शेयर और फोर्थ होता है एनी एसेट, अदर एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में कौन सी आती है, वो सारी एसेट जिसे हम खुद जनरेट करते हैं, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस। क्या करते हैं, गुडविल ऑफ बिजनेस। आज सभी को बता दूं, जो गुडविल होती है बिजनेस की, वो ऐसा नहीं है कि आप आए और आज आपकी गुडविल बन गई। उसके लिए आपको कई साल मेहनत करने पड़ते हैं और धीरे धीरे जाकर गुडविल बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आए आपने आज ही गुडविल बनाई, कई साल बीत जाते हैं। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो यहाँ बता रहा है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड में कॉस्ट की हमें पता करनी है, तो वो क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ बिजनेस। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस। जो भी आपकी कंपनी के ट्रेडमार्क है, जो भी कंपनी के आपका ब्रांड नेम है, वो क्या बन जाएगा, आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में आएगा। टेनेंसी टेनेंसी राइट, आपको पता है किराएदारी राइट। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में 15 साल 20 साल ले रहे हो तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक रखते हो, तो वो भी क्या होती है, सेल्फ जनरेट एसेट्स होती है। स्टेज कैरीज परमिट, या जिसे आप रोड परमिट कह सकते हो। आपने कई बार ट्रक के पीछे देखा होगा क्या, कि स्टेट परमिट, नेशनल परमिट,
वो क्या होता है, वो परमिट मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी परमिट एक ही दिन में मिल जाएगी, उसके वजह से कई साल करना है। पहले उसे आपकी लोकल एरिया परमिट मिलेगी, फिर उसको स्टेट परमिट मिलेगी, फिर उसको नेशनल परमिशन मिलेगी, और फिर बाद में हो सकता है इंटरनेशनल परमिशन भी मिले। तो वो भी क्या है, इसकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। ऐसी राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, इसके अलावा कोई भी आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करते हो या फिर थिंक करते हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में कवर किया जाएगा। और लास्ट आता है राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो ऑलवेज क्या होगी, नील होगी। और अगर आपने खरीदी होगी तो जो खरीदी होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। कई बार हम क्या करते हैं, लोग गुडविल खरीद लेते हैं। कोई बिजनेस बिक रहा है तो बिजनेस बिकने के साथ साथ हम उसकी क्या खरीद लेते हैं, गुडविल खरीद लेते हैं। तो इसकी बात करें, लिखा है बेनिफिट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2021 इज नॉट अवेलेबल। इसके अंदर आपको कब का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना। फिलहाल अभी यही इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।